बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। S1 में जून 2020 पेपर 5-3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? जॉन गोज़ टू कॉलेज ईच डे बाय एनी वन ऑफ कार और बस और वॉकिंग। द द probability that he goes by car is 0.2. The probability that he goes by bus is 0.45 and the probability that he walks is 0.35. When Joan goes by car, the probability that he arrives early is 0.6. When he goes by bus, the probability that he arrives early is 0.1. When he walks, he always arrives early. Draw a fully labeled tree diagram to represent this information. तो अब बेसिकली उसके पास तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कार, बस और वॉकिंग। कार, बस और वॉकिंग। The probability that he goes by car is 0.2. The probability that he goes by bus is 0.45. The probability that he walks is 0.35. अगर तो वो कार से जाता है तो probability that he arrives early is 0.6. early 0.6 यानी कि late यानी कि early not is equals to 0.4. अगर तो वो बस से जाता है तो probability that he arrives early is 0.6. सॉरी, जब वो बस से जाता है तो probability he arrives early is 0.1. तो अर्ली जो है वो 0.1 हो गया, तो अर्ली नॉट जो है वो 0.9 हो गया यानी कि लेट। और जब वो वॉक करता है तो ही ऑलवेज अराइव अर्ली यानी कि सर्टन इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो अर्ली नॉट तो फिर कुछ है ही नहीं, जीरो। ये आपका ट्री डायग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट बी है, क्या कह रहा है? पार्ट बी कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन गोज टू कॉलेज बाय कार गिवन दैट ही अराइव्स अर्ली। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन गोज टू कॉलेज बाय कार, प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज बाय कार गिवन दैट अराइव्स अर्ली। उसके लिए क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ कार इंटरसेक्शन अर्ली डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्ली। तो पहले अर्ली की हम सिर्फ अर्ली आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। अर्ली वो किन किन सूरतों में आ सकता है? जब वो कार से जाए, जब वो बस से जाए और जब वो वॉक करके जाए। तो अर्ली का क्या मतलब हो गया कि वो कार से जाए और अर्ली हो, या तो वो बस से जाए और वो अर्ली हो, या तो वो वॉक से जाए और वो अर्ली हो। कार से जाए और अर्ली हो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, बस से जाए और अर्ली हो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.1, वॉक करके जाए और अर्ली हो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अर्ली क्या आ गया? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.35। सिर्फ अर्ली की अगर हम बात करें तो वो 0.515 आ रहा है। अब आप ये देख लें कि कार इंटरसेक्शन अर्ली इनमें कॉमन किया है। कार इंटरसेक्शन अर्ली का मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 0.515, 0.2 multiplied by 0.6 divided by 0.515, 0.233 is the answer। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ो। यस सर। फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन लार्ज कॉलेज 22% ऑफ द स्टूडेंट्स own a car. Three students from the college are chosen at random. Find the probability that all three students own a car. ये अगर कंडीशन की बात करें तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बायनॉमियली। हमने तीन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया? 0.22।
3 स्टूडेंट्स और तीनों ऑन करें, यानी कि सक्सेस इज अकरिंग 3 नंबर ऑफ टाइम्स है यार, तो फिर ये 0.22 की पावर 3 हो गया। 0.22 मल्टीप्लाई बाय 0.22 मल्टीप्लाई बाय 0.22, 0.22 की पावर 3 0.0106, एक मार्क 0.0106। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी कह रहा है 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज आर चोजन एट रैंडम। ठीक है, अब 16 स्टूडेंट्स हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ दीज स्टूडेंट्स हु ओन अ कार इज एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 4। तो हम कहेंगे कि x इज डिस्ट्रीब्यूटेड बायनॉमियली विद n कॉमा p, यानी कि 16 कॉमा ओनिंग अ कार की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.22 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास जो है वो 0.22 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो गई 1 माइनस 0.22, यानी कि 0.78। तो एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 4, कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, 3 और 4। तो x इक्वल टू 2 देखेंगे पहले, यानी कि 16c2 सक्सेस इज अकरिंग 2 नंबर ऑफ टाइम्स, सो फेलियर इज अकरिंग 14 नंबर ऑफ टाइम्स, प्लस 16c3 success raised to the power 3 and failure raised to the power 13, plus 16c4 success is occurring 4 number of times whereas failure is occurring 12 number of times। 16c2 मल्टीप्लाई बाय 0.22 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.78 की पावर 14, ये आ रहा है 0.1792। 0.1792 प्लस 16c3 मल्टीप्लाई बाय 0.22 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.78 की पावर 13, 0.2359, 0.2359। ये जो इंडिविजुअल जो आप प्रोबेबिलिटीज निकालते हो ना, ये आप करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस ले लिया करो और फाइनल आंसर फिर अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिख दिया करो। तो 16c4 मल्टीप्लाइड बाय 0.22 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.78 की पावर 12, यानी कि 0.2162। सबको ऐड कर दें, 0.2162 प्लस 0.2359 प्लस 0.1792 एंड और आंसर इज 0.6313, यानी कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर 0.631। कोई मसला यहाँ तक? वर्किंग कॉपी हो गई मुकम्मल? सर इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं या नहीं? नहीं ना, क्योंकि इसमें आपके पास जो 16 मल्टीप्लाई बाय 0.22 करो क्या आ रहा है, 3.52 आ रहा है। नॉर्मल बाइनॉमियल से नॉर्मल चलने की कंडीशन यही है कि एन पी मस्ट बी ग्रेटर देन 5 एंड एन क्यू मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन 5। ये होता कब है, व्हेन एन गेट्स लार्ज इनफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेट्स वेरी स्मॉल, या फिर आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज क्लोज टू 0.5। लेकिन जितना जितना एन बढ़ता रहता है ना, वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बीइंग क्लोज टू 0.5 है, वो उसकी इतनी अहमियत नहीं रहती है अपनी जगह। अहमियत से सिर्फ इस चीज़ की रहती है, और एन के जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होने की रहती है। सही सही। वर्किंग कॉपी हो गई भाई, आगे बढ़े। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इन अ सर्टेन टाउन द टाइम x hours for which people watch television in a week has a normal distribution with mean 15.8 hours
and standard deviation 4.2 hours. Find the probability that a randomly chosen person from this town watches television for less than 21 hours in a week. What we can say that the जो x आपके पास जो number of hours है, x is distributed normally with mean 15.8 and variance 4.2 square. इसको लिखते इस तरह है, मीन कॉमा वेरियंस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन 4.2 है तो वेरियंस आपका 4.2 स्क्वायर है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पर्सन फ्रॉम दिस टाउन वॉचेस टेलीविजन फॉर लेस देन 21 आवर्स इन अ वीक. तो निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बीइंग लेस देन 21. अब चूंकि ये ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी करेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको स्टैंडर्डाइज कर दें. तो प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 21 minus 15.8 divided by the standard deviation divided by 4.8 4 point sorry 4.2 4.2. तो स्टैंडर्डाइज करा तो हमारे पास 21 माइनस 15.8 डिवाइडेड बाय 4.2, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 1.238. z की वैल्यू जो है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया करें आप. z इज लेस देन 1.238 यानी कि z की वैल्यू पॉजिटिव रीजन में लाया कर रही है. इससे लेस देन की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, यानी कि वी हैव टू डू जस्ट द नॉर्मल लुकअप ऑफ 1.238. 1.238 के मुकाबले में क्या आ रहा है, 1.23 के मुकाबले में 0.8907 और 8 के हिसाब से जो है हमने 15 नंबर ऐड करने हैं. तो 8907 प्लस 15 यानी कि 8922, 0.8922 और करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और फाइनल आंसर इज 0.892. ना तो कॉपी कर लो. पंखा जरा तेज कर दो यार. कितना कॉपी हो गया भाई? Yes, sir. ठीक. ऑल राइट, उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन k इज इक्वल टू 0.75. x इज लेस देन k इज इक्वल टू 0.75, यानी कि हम जब इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन k माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा, यानी कि k माइनस 15.8 डिवाइडेड बाय 4.2. तो हम एक काम करते हैं, ये जो k माइनस 15.8 डिवाइडेड बाय 4.2 है, इसकी जगह हमें एक पर्टिकुलर z वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो हम इस पूरी चीज़ की जगह एक एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से एक कांस्टेंट टर्म a. अब चूंकि k ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो फिर मैं k नहीं रख रहा, कोई और चीज़ रख रहा हूँ, a रख लेते हैं. यानी कि हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन a इज इक्वल टू 0.75. इससे ये बात साबित हुई कि a जो है वो पॉजिटिव रीजन में लाया करेगा, क्योंकि इससे लेस देन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 से ज़्यादा है, मेजर एरिया अंडर द ग्राफ कवर करेगी, ठीक है. तो हमें जो है क्या करना है, जस्ट रिवर्स लुकअप ऑफ 0.75 और हमारे पास ये a की वैल्यू आ जाएगी. ये वो z वैल्यू है जो कि पॉजिटिव रीजन में लाया कर रही है. 0.75 का रिवर्स लुकअप. अच्छा, जब आप रिवर्स लुकअप करने लगे तो आप इस छोटे वाले टेबल को भी देख लिया करें, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज के मुकाबले में, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज के मुकाबले में उनकी जी वैल्यूज गिवन होती हैं. तो 0.75 के मुकाबले में जी वैल्यू आपके पास 0.674 है. तो जी वैल्यू आपकी जो है वो यहाँ पे, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास 0. कितनी 674 हो जाएगी. तो अब ये k minus 15.8 divided by 4.2 will be equated to 0.674.
k minus 15.8 divided by 4.2 is equals to 0.674, यानी कि k minus 15.8 is equals to 0.674 multiplied by 4.2, यानी कि 2.8308, और k is equals to 2.8308 plus 15.8, यानी कि k is equals to 18.6308, or correct to three significant figures, our answer will be 18.6. k is equals to 18.6. यहाँ तक क्लियर है भाई? कॉपी हो गई सब वर्किंग? अपना हमदा आयत क्लियर है ना ये? जी सर। ऑल राइट। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ फेयर फोर साइडेड स्पिनर हैज एजेस नंबर्ड 1 2 2 3। अ फेयर थ्री साइडेड स्पिनर हैज एजेस नंबर्ड -2 -1 एंड 1। एक फोर साइडेड स्पिनर है और एक थ्री साइडेड स्पिनर है। Each spinner is spun and the number on the edge on which it comes to rest is noted. The random variable x is the sum of the two numbers that have been noted. Draw up the probability distribution table for x. अच्छा, अब देख के लाइक यार अंदाजा कैसे हो कि हमें जो वो सम ऑफ नंबर्स है वो कम से कम क्या आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एक्स बनाना है। तो ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी डायग्राम बना सकते हैं। एक हमारे पास फोर साइडेड स्पिनर है और एक हमारे पास थ्री साइडेड स्पिनर है, और हमें जो है इनका स्कोर जो कि एक्स है, इनका सम ऑफ द स्कोर निकालना है ना भाई। तो एक तरफ हम फोर साइडेड स्पिनर रख 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 देते हैं और एक तरफ थ्री साइडेड। फोर साइडेड क्या है भाई, फोर साइडेड आपके पास 1 2 2 और 3, और दूसरी तरफ आपके पास थ्री साइडेड स्पिनर है जो कि -2 -1 और 1। और x की वैल्यू किस तरह आती है, इन दोनों को ऐड करके। तो -2 + 1 क्या हो गया, -1, -2 + 2 क्या हो गया, 0, -2 + 2 क्या हो गया, 0, -2 + 3 क्या हो गया, 1, -1 + 1 क्या हो गया, 0, -1 + 2 क्या हो गया, 1, -1 + 2 क्या हो गया, 1, -1 + 3 क्या हो गया, 2। 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, और 1 + 3 4 हो गया। इससे एक बात तो ये साबित हो गई कि जनाब जो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एक्स बनाने लगोगे ना, उसमें कम से कम स्कोर आपके पास -1 है और ज़्यादा से ज़्यादा +4 है। काम आसान हो गया हमारा। -1 0 1 2 3 और 4। अब आप देखो कि यार 4 4 और 4, यानी कि टोटल जो आपके पास स्पेसेस हैं, वो जो बॉक्सेस हैं जो स्कोर से फिल हो चुके हैं, वो हैं 12। तो -1 कितनी मरतबा आ रहा है, -1 जो है वो आपका खाली आपके पास एक मरतबा आ रहा है, -1 खाली एक मरतबा आ रहा है, तो 1/12। 0 कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2 और 3, यानी कि 3/12। 1 कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2 3, 3/12। 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2, खाली 2 मरतबा, 2/12। 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 1 और 2, 3/12। 1 और 2 ना, 2/12। और 4 कितनी मरतबा, 1 मरतबा। सबको ऐड कर दें, 1 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1, टोटल आ रहा है 12, यानी कि 12/12। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। 3 मार्क्स फॉर दिस वर्किंग। यहाँ तक बात समझ आती है? उसके बाद अगले पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आप पहले
summation of x square multiplied by the corresponding probabilities माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 यानी कि -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/12 प्लस 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/12, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/12। लेकिन उसमें से फिर आपको मीन का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, तो पहले फिर आपको मीन भी निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के अलग वर्किंग कर लेते हैं। मीन किस तरह आएगा भाई, समेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1/12 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/12, स्पेस नहीं है यहाँ पे मेरे पास, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/12, ऊपर लिख रहा हूँ, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/12। पहले तुम मीन निकाल लो, यानी कि -1/12 प्लस 0 प्लस 3/12 प्लस 4/12 प्लस 6/12 प्लस 4/12। मीन आ रहा है 4/3। ठीक है, मीन आपका 4/3 आ रहा है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 0, तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली लिख दो 1/12 प्लस 3/12 प्लस 2 का स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, यानी कि प्लस 8/12 प्लस 3 का स्क्वायर 9 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18/12 हो जाएगा, प्लस 18/12 प्लस 16/12। ठीक है, तो ये आ रहा है 23/6। तो फाइनल आंसर इज सपोज टू बी 23/6 माइनस 4/3 का स्क्वायर, 37/18। 37/18 लिख दो या 2.06 लिख दो, मतलब 37/18 लिख दो, फिर इक्वल टू 2.06 लिख दो, एक्सेप्टेबल। इन 4 सवालों में कोई मसला भाई? वलीद क्लियर है? आलिया, हमजा आयद? जी सर क्लियर है। बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट सर। यस सर। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। A pair of fair coins is thrown repeatedly until a pair of tails is obtained. The random variable x denotes the number of throws required to obtain a pair of tails. Find the expected value of x. तो जब तक के हमारे पास सक्सेस अचीव ना हो जाए, हम वो ट्रायल रिपीटेडली करते रहेंगे, यानी कि x फॉलोज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, पेयर ऑफ टेल्स का मतलब क्या है? टेल मल्टीप्लाई बाय टेल भाई, क्योंकि दो कॉइन्स हैं और फेयर है ना दोनों, तो टेल मल्टीप्लाई बाय टेल का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इससे हम ये कह सकते हैं कि x follows a geometric distribution with the probability of success being equals to 1/4. Find the expected value of x, यानी कि mean of the geometric distribution is 1/p, 1 divided by p, यानी कि 1 divided by 1/4 which is equals to 4। एक मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो पार्ट बी है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 थ्रोज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पेयर ऑफ टेल्स, यानी कि सक्सेस इज अकरिंग इन थर्ड अटेम्प्ट।
यानी कि यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग इक्वल टू 3, यानी कि 2 मरतबा फेल हुए होगे, तीसरी बारी में जाके सक्सेसफुल हुए होगे। हमें ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग इक्वल टू r इज इक्वल टू q रेज़ टू द पावर r माइनस 1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय p। अब जब सक्सेस आपके पास 1/4 है तो फेलियर आपके पास 3/4 है। 2 मरतबा फेल हुए हो फिर जाके तीसरी अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुए हो, तो 3/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी कि 9/16 multiplied by 1/4, 9/64, which is 0.414, 0.141, sorry, 0.141। पार्ट सी में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 6 रोज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पेयर ऑफ टेल्स। हमें प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 6 निकालनी है। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, सिंपल सी बात। यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 तक ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। देखो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में x इज इक्वल्स टू 0 कुछ नहीं होता भाई, मतलब x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, पहली बारी में ही सक्सेसफुल हो गए, यानी कि एक बार भी फेल नहीं हुए, तो x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग। उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि सक्सेस अचीव ना हो जाए। तो ये चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। आपको पता क्या है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन r इज इक्वल्स टू q रेज़ टू द पावर r। इसका प्रूफ आपको रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको सिखा दी गई है और यही चीज़ हमने अप्लाई करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन और इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है, अगर मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 निकाल लूँ, यानी कि 1 माइनस, मेरे पास फेलियर क्या है 3/4, 1 माइनस 3/4 की पावर 5, 2 मार्क्स फॉर दिस वर्किंग। (0.763) क्लियर है भाई यहाँ तक, कोई मसला किसी किस्म का? वलीद आ रही समझ में, हो तो नहीं गए कहीं? नहीं सर, मैं आखिरी क्वेश्चन था, मैं खत्म कर लिया। हाँ मैं पेपर खत्म कर लिया, मैं आखिरी क्वेश्चन था। रहम कर दो, रहम करो यार। (0.763) is your final answer। लगता है भाई कुछ बहुत ही अच्छा पढ़ा दिया उन्होंने तुम्हें। 0.763। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, अच्छा इसका पार्ट डी है। ऑन अ डिफरेंट ओकेजन अ पेयर ऑफ फेयर कॉइंस इज थ्रोन 80 टाइम्स। एक डिफरेंट ओकेजन है जिसमें a pair of fair coins is thrown 80 times. Use an approximation to find the probability that a pair of tails is obtained more than 25 times. तो अब देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, x is distributed binomially with n, p, यानी कि 80, वो जो पेयर ऑफ फेयर कॉइन आने की जो प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो आपकी है तो 1/4, ठीक है। लेकिन n काफ़ी बड़ा है, और हम अगर ये देखें कि n मल्टीप्लाई बाय p कितना है, 80 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 420, और एन क्यू क्या है 80 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 60। तो हमें ये पता है कि सिंस एन पी इज ग्रेटर देन 5 एंड एन क्यू इज ग्रेटर देन 5, हम इसको नॉर्मली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि y इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद एन पी कॉमा एन पी क्यू, यानी कि मीन कॉमा वेरिएंस। तो y इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद मीन 20, लेकिन वेरिएंस क्या हो गया, इसी 20 को जो है मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करा दूं, यानी कि 15, 20,15, वेरिएंस 15 है। निकालना क्या है, यूज एन अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेयर ऑफ टेल इज ऑब्टेन्ड मोर देन 25 टाइम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 25, मोर देन 25। अब ये चूंकि डिस्क्रीट से कंटिन्यूस चलेंगे तो कंटिन्यूटी करेक्शन लगेगी, तो x इज ग्रेटर देन 25 का मतलब क्या, अगला इंटीजर क्या होगा 26, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 26।
इस पर जब मैं कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करूंगा, y वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो ग्रेटर देन की साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि y इज ग्रेटर देन 25.5। अब इसको स्टैंडर्डाइज कर दें, यानी कि व्हाट वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन 25.5। इसको स्टैंडर्डाइज करें तो प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 25.5 माइनस मीन, मीन क्या है आपके पास 20, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस आपके पास 15 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास अंडर रूट 15 है। तो प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन हाउ मच, 25.5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 15, यानी कि 1.420। प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 1.420। z की वैल्यू पॉजिटिव रीजन में लाई कर रही है, इससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस द नॉर्मल लुकअप ऑफ 1.420। तो 1.420 का नॉर्मल लुकअप करें 1.4 टू 0.9222 और 1.420 यानी कि 0.9222, 1.42 एक ही बात है। तो 0.9222 1 माइनस 0.9222, 1 माइनस 0.9222 यानी कि 0.0778, 0.0778। कोई मसला यहाँ तक किसी किस्म का तो बताएं प्लीज़। आखिरी के 2 सवाल रह गए। क्लियर है भाई, आगे बढ़ें। Yes, sir. ऑल राइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बैक टू बैक स्टेम एंड लीव डायग्राम का। The annual salaries in thousands of dollars for 11 employees at each of two companies A and B are shown below. कंपनी ए का डेटा है, कंपनी बी का डेटा गिवन है, और अच्छी बात ये कि दोनों असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास अरेंज किए हुए हैं। ए पार्टी क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द डेटा बाय ड्राइंग अ बैक टू बैक स्टेम एंड लीव डायग्राम विद कंपनी ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम। बस ये इस बात का ख्याल रखना कि कंपनी ए का डेटा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनना चाहिए, यानी कि कंपनी बी का जो है वो राइट हैंड साइड पे बनना चाहिए। एक बैक टू बैक स्टेम एंड लीव डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं इसके स्टेम, शाख, और राइट और लेफ्ट पे लीव, पत्ते। अच्छा, अब ये जो है ना, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, एनुअल सैलरीज गिवन है इन थाउजेंड ऑफ डॉलर, यानी कि 30,000, 26,000, 32,000, 47,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा है आपका कंपनी ए की, अगर मैं खाली बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड बनाना है ना, तो कंपनी ए का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंपनी बी लिख देते हैं। अब देखो कंपनी बी का जो स्मॉलेस्ट डेटा है ना वो 26,000 है, तो वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से तो स्टार्ट होगा। लेकिन कंपनी ए का जो स्मॉलेस्ट डेटा है वो 30 है, तो वो 3 वाली रो से स्टार्ट होगा। तो पहले देख लो कि 30s में क्या है कंपनी ए का, मैं सिर्फ कंपनी ए का लिस्ट डाउन कर रहा हूँ पहले, ठीक है। 30, 32, 35। फिर 40s में है 41, 41, 42, 47, 49। फिर 50s की बात करें तो 52, 53, और 60s की बात करें तो 64। फिर कंपनी बी की बात करें तो स्मॉलेस्ट डेटा 26 है, 20s में और कुछ नहीं है, बट 30s में, अच्छा यहाँ पे कंपनी बी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में पूरा पूरा नहीं है भाई, ख्याल रखा जाए। अच्छा, मैं ज़रा कंपनी ए का भी देख लूँ एक बार एहतियातन। कंपनी ए का जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, कंपनी बी का जो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, बीच में लाइक ये 47 पहले लिखा हुआ है। तो 30s में देख लें और क्या क्या आ रहा है, 38, 35, 31 देखा, तो पहले आप लिख दोगे 31, 31, 35, 38। 40s में देखें 41, 42, 42, 49, 4 वैल्यूज हैं, और 47 पांचवी।
41, 42, 42 और 47 और 49। ठीक है, उसके बाद 50s में देखो कंपनी बी का डेटा 52, एक ही वैल्यू खाली 50s में, यस 52, 52। और 60s में कोई डेटा है कंपनी बी में? नहीं। तो अब आप गिन लो, टोटल 11 साइड पे, टोटल 11 साइड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 मार्क्स फॉर दिस वर्किंग। लेकिन साथ में की बनाना लाजमी है। की में आप कोई से भी कुछ सेलेक्ट कर लो। लेट्स से आपके पास जो है, मैं लिख देता हूँ 5, राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ 2, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लिख देता हूँ। सो दिस की, इसके आगे मैं ज़रा सेंटेंस लिख दूंगा कि दिस रिप्रेजेंट्स $52,000 of the salary of the employee in company B, लिखो, and $53,000 for the salary of employee in company A। कि आप अपनी मर्जी से कोई से भी एक को सेलेक्ट कर लो। क्लियर है भाई यहाँ तक? इनकी मेंशन करना जरूरी है भाई, एक वहां के पूरा इसका। और ए को लेफ्ट हैंड साइड करने में भी, ए को लेफ्ट हैंड साइड में ही मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी क्या कह रहा है? फाइंड द मीडियन एंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज इन कंपनी ए। इसको हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज कर दिया। जहाँ पे था अरेंज वहाँ पे अरेंज था, जहाँ पे नहीं था हमने खुद अरेंज कर लिया। मीडियन निकालना है और इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है। और द सैलरीज सिर्फ कंपनी ए की बात कर रहे हैं। 11 ऑब्जर्वेशन हैं, ऑड ऑब्जर्वेशन है 11 + 1/2, यानी कि 12/2। सिक्स वैल्यू जो है वो आपका मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि मीडियन आपका हो गया 42,000। 42 इसके हिसाब से तो 42,000, $42,000 इज द मीडियन। फिर हमने निकालनी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब Q3 माइनस Q1, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल इज 75% ऑफ द डेटा, तो 11 + 1/2, मतलब आई मीन n + 1, 11 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। दिस इज नाइन्थ वैल्यू, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन। नाइन्थ वैल्यू माइनस 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि नाइन्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। तो नाइन्थ वैल्यू क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 52,000, $52,000। और थर्ड वैल्यू क्या है भाई? 32,000, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास हो जाएगी 20,000। एक मिनट, थर्ड वैल्यू, सॉरी थर्ड वैल्यू यार 35 है, क्या हो गया? थर्ड वैल्यू 35 है। 52 माइनस 35, 17,000, $17,000। क्लियर है भाई यहाँ तक? आगे बढ़े। Yes, sir. उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट सी है। A new employee joins company B. The mean salary of the 12 employees is now $38,500. Find the salary of the new employee. अब देखो हमारे पास ये जो 11 पीपल हैं हमारे पास, पहले हम ये देख लेते हैं इनका टोटल क्या है। ठीक है, पहले एक काम करें, 11 लोगों का आप पहले मीन निकाल लें। ओल्ड मीन, ओल्ड मीन के लिए काम करें आप, ये सारे सम लिख दें। 26 + 47, 26 + 47 + 30 + 52 + 41 + 38 + 35 + 42
प्लस 49 प्लस 31 प्लस 42, 433 आ रहा है, 433,000। यानी कि ओल्ड मीन आपका क्या हो जाएगा, 433,000 डिवाइडेड बाय 11। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये जो 433,000 है ये क्या है भाई, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन ना। तो ये 433,000 जो है ये एग्जैक्टली समेशन ऑफ एक्स से समझो। तो अगर आप ओल्ड मीन ना भी निकालो, अगर आप खाली इसको सरल लिख दो 433 डिवाइडेड बाई 11 जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 1000, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी, लेकिन समेशन ऑफ एक्स जो है वो आपके पास $433,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मीन सैलरी ऑफ द 12 एम्प्लॉयज इज नाउ $38,500। वो जो 12वां एम्प्लॉय आया है उसके लिए हम निकालने न्यू मीन, और उसकी जितनी सैलरी है वो हम अननोन रख देते हैं। भाई ऑलरेडी 11 लोगों की सैलरी तो 433,000 है ना, वो जो 12वां बंदा आया है उसकी अननोन है, वो नहीं पता, वो एक्स रख देते हैं और डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, तो मीन आपका $38,500 आना चाहिए। तो अब आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि 38,500 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 433,000, इसकी जो है वो $29,000 है। मतलब वो जो हम कह रहे थे कि 20s में जो है वो कंपनी बी का कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो आ गया। वो हो सकता है कंपनी ये छोड़ के आया था वो, बल्कि नहीं, कंपनी बी में ऑलरेडी 26। अच्छा ठीक है, था वो। आगे बढ़े भाई, क्लियर है यहाँ तक? बोलो यार। यस सर। आखिरी सवाल है जो कि मैं करा चुका हूँ रिकॉर्डिंग्स में, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड सेलेस्टियल। अब सेलेस्टियल में आप देख लो ई कितनी बार आ रहा है और एल कितनी बार आ रहा है। रिपीटेड वाले कितने, 2 ईज हैं और 2 एल्स हैं, और टोटल आपके पास 9 लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 फैक्टोरियल। लेकिन रुको, 2 ई रिपीट हो रहे हैं और 2 एल रिपीट हो रहे हैं। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 90720 बेस। ये वो अरेंजमेंट्स हैं जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिनमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट भी कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 9 लेटर्स इन द वर्ड सेलेस्टियल in which the first letter is C, the fifth letter is T and the last letter is E। अच्छा भाई, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन से डील कर लें हम। 9 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फर्स्ट लेटर जो है वो सी हो, पांचवा लेटर जो है वो टी हो। 1 2 3 4 5, पांचवा लेटर टी है और लास्ट लेटर ई है। इनको अपने अपनी जगह फिक्स कर दिया, इनको हमने इनकी जगहों पे फिक्स कर दिया। बचे कि आपके पास कितनी स्पेसेस, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बेस। लेकिन रुको, क्या चीज ऐसी है जो रिपीट हो रही है भाई? ई तो एक ऑलरेडी प्लेस्ड है ना, फिक्स हो गया अपनी जगह पे, तो अब रिमेनिंग जो ई है वो रिपीट तो नहीं हो रहा, एक ही बार आ रहा है। हाँ, 2 एल रिपीट हो रहे हैं बस। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 360 बेस। क्लियर है भाई? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन अरेंजमेंट ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड सेलेस्टियल डज नॉट हैव 2 ईज टुगेदर। तो भाई पहले आप डज नॉट हैव 2 ईज टुगेदर, आप पहले उसकी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकाल लो, उसको डिवाइड करा दो उन अरेंजमेंट से जो कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो डज नॉट हैव 2 ईज टुगेदर सेपरेटिंग मॉडल यूज कर लो। तो टोटल 9 अल्फाबेट्स हैं जिसमें से 2 ई जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं चाहिए, तो वो 2 हटाए तो कितनी स्पेसेस बची, 7। 1 2 3 4 5 6 7। वो ईज कहाँ कहाँ प्लेस की जा सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। कितनी पॉसिबल पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8C2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कर दो या फिर 8P2 कर दो। अब
वो स्पेसेस कितनी है, 7 स्पेसेस बची हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल कर दो। इसमें 2 एल्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो 2 ईज भी रिपीट हो रहे हैं। तो 8p2 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 70560। ये तो वो टोटल अरेंजमेंट्स हैं जो कि आपने इस सिचुएशन को डील कर लिया कि डज नॉट हैव टू ईज टुगेदर। इसको हम सेपरेटिंग मॉडल से भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करो, 2 ईज को पहले कंबाइन करके सिंगल ब्लॉक ट्रीट कर दो और उसको टोटल में से निकाल दो। दोनों तरीके से 70560 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट अभी 70560 निकालने की तो पूरी हो गई, लेकिन अब क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो इस 70560 को टोटल अरेंजमेंट से डिवाइड करेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट 2 E's are not together। अब टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस को पहले देखेंगे कि आपने पहले पार्ट में निकाली कि नहीं निकाली। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि पहले पार्ट में भी आपको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन दे देता है। इस केस में इत्तेफाक ये है कि पार्ट ए में उसने बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के हमारे पास 90720 वेज आए हैं, डिवाइडेड बाय 90720। 70560 डिवाइडेड बाय 90720 यानी कि 7/9 is supposed to be your final answer। क्लियर है भाई, कोई मसला? 7/9 या 0.778। उसके बाद पार्ट डी की बात करें। 5 letters are selected at random from the 9 letters in the word celestial। Find the number of different selections if the 5 letters include at least 1 E and at most 1 L। पहले तो आप देखो यार, जो 9 अल्फ़ाबेट्स है ना, इसमें से आपने आपने जो है 5 स्पेसेस फिल करनी है, 1 2 3 4 और 5। पहले तो आप वो अल्फ़ाबेट्स देखो जो कि रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं भाई, वी हैव टू सेलेक्ट आर नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट आइटम्स अनलाइक आइटम्स। तो जो रिपीट वाले होते हैं उनको हम पहले अपनी जगह पे फिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। कंडीशन ये है कि भाई, अच्छा सीन कुछ ऐसा है कि 2 ई है और 2 एल हैं आपके पास, और टोटल अल्फ़ाबेट्स आपके पास 9 है, 5 सेलेक्ट करने हैं। हम एक काम करते हैं, एटलीस्ट 1 ई का मतलब कम से कम एक ई हो। हम एक काम करते हैं, पहले एक ई रख के, और एटमोस्ट 1 एल का मतलब मैक्सिमम एक एल हो। हम एक काम करते हैं, एक भी एल नहीं रखते, एक ई रख देते हैं और एक भी एल नहीं रखते। तो अब हमारे पास जो है 9 अल्फ़ाबेट्स में से 2 ई और 2 एल निकाल दें तो कितने बचे, 5। हमें 4 स्पेसेस जो हैं वो फिल की जा सकती हैं और हमें उन 5 में से 4 अल्फ़ाबेट चूज करने। तो 5C4। अब एक काम करते हैं, ई जो है हम एक ही ले लेते हैं, एटलीस्ट 1 ई की बात हो रही है। अब हम एक काम करते हैं, एक एल भी ले लेते हैं साथ में, क्योंकि एल मैक्सिमम खाली एक आ सकता है। अब आपको 9 टोटल अल्फ़ाबेट्स में से वो 4 निकाल दो, 2 ई और 2 एल, बचे क्या, 5। 5C3, 3 पॉसिबल स्पेसेस फिल करनी है। अच्छा अब एक काम करते हैं, एटलीस्ट 1 ई की बात है ना, कम से कम एक ई हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। 2 ई रख लेते हैं और एक भी एल नहीं रखते। अब अगर मैं 2 ई रख दूं और एक भी एल न रखूं तो 9 अल्फ़ाबेट्स में से जो है वो 4 यानी कि 2 ई और 2 एल निकाल दूं, बचे क्या, 5, और ये हो जाएगा 5C3। 3 स्पेसेस फिल करनी है, 3 जो है वो अल्फ़ाबेट्स मजीद सेलेक्ट करने ई और एल के अलावा। और अब एक काम करते हैं, वो 2 ई रख लेते हैं अपने पास, ठीक है, और साथ में अब एक एल रख लेते हैं, क्योंकि एल तो मैक्सिमम एक ही आ सकता है, ई कम से कम एक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ई एक भी ना हो, तो ई हम सब में रख के देख लें। तो अब एक काम करते हैं, एक वो पॉसिबिलिटी रहेगी जिसमें 2 ई हो और साथ ही साथ एक एल भी हो, यानी कि 5C2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5C4। ये आपका हो गया 5 वेज। 5C3 कितना हो गया, 10। 5C3 कितना हो गया, 10, और 5C2 जो है वो
हो गया 10, यानी कि टोटल 35 इज 3 मार्क्स फॉर दिस वर्किंग। एनी इश्यूज भाई? भाई पेपर में भी आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, 1 घंटे के अंदर सब हो जाए। लेकिन चूंकि 1.25 घंटा होगा, आप आराम से जो है वो चीज़ें चेक भी कर सकोगे। मई जून 2020 पेपर 5-2 मैंने होमवर्क में दिया था भाई, किसने कर लिया है? किसने कर लिया है? कितने कितने सवाल कर लिए? सर मैंने कर लिया था। कर लिया आपने? कोई इशू जी। किसी सवाल में? नहीं, हो गए थे, आसान था। सही। खलीद? नहीं सर, मैंने भी नहीं किया। मैं वेट कर रहा हूँ तो 1-2 दिन तक करता हूँ, क्योंकि मैं 2020 के मैच छोड़े हुए हैं बस, वो मैं आखिरी टाइम पे करना चाहता हूँ। बाकी पिछले कर रहा हूँ, सारे खत्म कर लिए हैं। पिछले तो 16 तक सारे खत्म कर लिए हैं, अब अगले 2020 रह गए हैं बस। मतलब अभी क्या बोला तुमने, आखिरी टाइम पे करूंगा? मतलब 1-2 दिन क्यों में करता हूँ, ताकि भाई? मतलब वो सबसे फ्रेश पेपर है ना। आरा को पेपर है मेरे भाई, आखिर में उससे वही। पहले पहले फ्री हो जाओ। ईद भी आ रही, ईद नहीं मनाओगे तुम? नहीं नहीं, क्या करना होता है। भाई मतलब जल्दी जल्दी कर लो ना, अच्छा खासा टाइम है। साथ साथ P3 भी करो, S1 भी करो। दिन में एक पेपर जो है, दिन में एक पेपर P3 का करो, एक S1 का करो। जी जी, इस वक्त मैं कर रहा हूँ 2-3 S1 के कर लेता हूँ और एक P3 का कर लेता हूँ। इफ्तारी के साथ S1 कर लो, हैरी के साथ P3 कर लो, जितने हो सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह। आज रात को P3 की क्लास भी रख लेते हैं और फिर S1 के भी सवाल कर लेंगे। S1 का हो सकता है एक पेपर और कर लें हम, लेकिन पहले जो है वो P3 के सवाल देख लें, P3 के आगे के। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।